कामकाज पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तेज तूफान के चलते पेड़ गिरने से एक बकरी की मौत। आज रात चांद अपनी पूरी चमक पर होगा। ये रोशनी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। कृपया रात को घर से बाहर ना निकलें। ऐसी छोटी और बेअसर खबरों को छोड़िए, देखिए बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे। कोरोना वायरस का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2020 में पहली लहर ने दस्तक देकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फिर 2021 में दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया और अब नए साल की शुरुआत से तीसरी लहर भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। भारत में तीसरी लहर की एंट्री के साथ ही एक बार फिर से दहशत फैल गई, क्योंकि दिनों दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ तक की रफ्तार इतनी तेज है कि देखते ही देखते आंकड़े 1.5 लाख को भी पार कर गए। एक्टिव केस की संख्या भी 7 लाख के ऊपर पहुँच गई। वहीं प्रतिदिन की पॉजिटिविटी दर 13.29% हो गई। देश में अब ओमिक्रॉन संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 4000 से ज्यादा हो गया है। इन सब के बीच विशेषज्ञ इस बात की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के कुछ हिस्सों में कोरोना की तीसरी लहर आ गई। वहीं IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद अग्रवाल ने दावा किया है, जो राहत देने वाला है। उन्होंने कहा है कि मार्च के मध्य तक भारत में महामारी की तीसरी लहर खत्म होने की संभावना है। लेकिन हमारा अंदाज ये है कि तेजी से इस महीने के बाद नीचे आएगी और मार्च के मध्य तक वेव लगभग समाप्त हो जाएगी। और जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां पे काफी कई दिन हो गए इस लहर कुछ प्रारंभ हुए, तो वहां इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में, यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी और उसके बाद बहुत तेजी से नीचे जाना प्रारंभ होगी और इस महीने के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगी। राहत देने के साथ ही IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद अग्रवाल ने ये भी कहा कि जनवरी के आखिरी तक भारत में कोरोना संक्रमण के 8 लाख तक केस देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली और मुंबई के कोरोना ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर गए हैं, उतनी ही तेजी से इनके नीचे आने की भी संभावना है। पूरे देश का ग्राफ अभी बढ़ना शुरू हुआ है। इसे चरम पर पहुंचने और नीचे आने में 1 और महीने का समय लगना चाहिए। लेकिन कुछ प्रिलिमिनरी, जैसे मैंने कहा, अंदाज हमारा ये है कि इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। उसके बाद तेजी से संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। जहां तक कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो अभी हम केवल ये अंदाज सकते हैं कि दूसरी वेव की पीक उससे कुछ अधिक ही होगी। अब जहां IIT कानपुर के प्रोफेसर ने मार्च में तीसरी लहर खत्म होने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखिए, नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पिछले 8-9 दिन से ही देखें तो ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स हो गए हैं। कहाँ 200-300 जैसे दिल्ली में शुरू हुए थे, कहाँ 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो इसी तरह महाराष्ट्र में, बॉम्बे में भी यही, मुंबई में भी यही स्थिति है। सो ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एक पीक आने वाली है जनवरी में। और मैं आशा करता हूं, जैसे जो साउथ अफ्रीका में हुआ था इस पर्टिकुलर स्ट्रेन में, सीधा ऊपर गई तो सीधा ही नीचे आई थी। जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। ये सुनामी की तरह आया है और सुनामी की तरह ही चला जाएगा। ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करेगा, उनको इम्यूनिटी हो जाएगी। ये मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कह सकता हूं। बाकी आने वाले वक्तों में कोई और वेरिएंट निकल जाए जो डिफरेंटली बिहेव करे, वो मैं नहीं उसकी प्रेडिक्शन कर सकता हूं। अब कोरोना वायरस के आंकड़े तो डराने वाले सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक इससे राहत मिलती है। 2022 के पहले सर्वे में भी योगी आदित्यनाथ छाए। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को फिर से पूर्ण बहुमत। बीजेपी की एक गलती भी चुनाव गंवा सकती है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में ज्यादा फासला नहीं है।
चुनाव में एक एक दिन मुश्किल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव की वापसी होगी। इस सवाल का जवाब आपको इशारे में मिल गया है। 2022 के पहले सर्वे में अखिलेश यादव की करारी हार हो रही है। हालांकि 2017 से प्रदर्शन बेहतर दिखता है, जबकि योगी आदित्यनाथ फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार सर्वे में बनाते दिखाई देते हैं। हम आपको एक एक क्षेत्र का सर्वे दिखाते हैं। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिम में किसका कैसा हाल है, बारी बारी से समझिए। सबसे पहले बात पूर्वांचल की। पूर्वांचल में कुल 130 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को अकेले 66 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। पूर्वांचल में अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आए तो ये सीटें 100 से ज्यादा हो जाएंगी। पूर्वांचल में 6वें और 7वें चरण में चुनाव है, ये आंकड़े बीजेपी के पक्ष में बढ़ सकते हैं। अब अवध की बात बताते हैं। अवध में कुल 118 सीटें हैं और यहाँ भी बीजेपी है। अवध में बीजेपी को 71 से 75 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को यहाँ भी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अवध में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 40 से 44 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। अवध में ही अयोध्या है और अयोध्या से बीजेपी को बहुत फायदा होने की उम्मीद है। अब आपको बताते हैं वो हिस्सा जहां बीजेपी के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला है। यूपी के पश्चिम में कुल 136 सीटें हैं। यहां सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। बीजेपी को पश्चिम में 71 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पिछली बार से कम है, और सपा को यहां सबसे ज्यादा बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सपा को 53 से 57 सीटें मिलने की उम्मीद है। सपा की सारी सीटों में 1/3 हिस्सा पश्चिम में मिलने वाली सीटों की हो सकती है, जबकि बुंदेलखंड में कुल 19 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 13 से 17 सीटें मिल सकती है और यहां अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ होने की संभावना है। सर्वे में सपा को 2 से 5 सीटें ही मिलती हैं। कुल 403 सीटों में से बीजेपी को 223 से 235 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव को 403 सीटों में से 144 से 157 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। इससे साफ है कि पूर्वांचल और अवध अगर बीजेपी ठीक से लड़ जाए तो पश्चिम की उतनी जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ेगी। पश्चिम में अगर बीजेपी की सीटें 30 कम भी हो जाएं तो लगभग सरकार बनने की उम्मीद में बीजेपी रहेगी। बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बताता है कि पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक बीजेपी हावी हो जाती है। इसीलिए शुरू में जिक्र किया गया है, हो सकता है पूर्वांचल में बीजेपी की सीटें और बढ़ें, अवध में बढ़ें, जबकि पश्चिम में बीजेपी को थोड़ी बहुत सीटों में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सर्वे देखने के बाद बीजेपी को लगता है आएंगे योगी ही, लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे पीछे टक्कर देने को तैयार है। इसीलिए अगर बीजेपी से चुनाव में एक भी गलती होती है तो उसका फायदा अखिलेश यादव को पूरा मिल सकता है।